हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24/7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भोपाल में हमीदिया अस्पताल के पीडियाट्रिक विभाग में बड़ा अग्नि हादसा हुआ है। तीसरी मंजिल पर स्थित बच्चों के पीडियाट्रिक विभाग में सोमवार रात करीब 8 बजे आग लगने से 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में मौत का कारण धुएं से दम घुटना बताया जा रहा है। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद देर रात 12:30 बजे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे की खबर मिलते ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौके पर पहुंचे। सारंग के मुताबिक वार्ड में 40 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 36 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 4 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर 3 बच्चों की मौत की जानकारी दी थी। उन्होंने घटना पर दुख जताया और मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। हादसे की जांच ACS मेडिकल एजुकेशन मोहम्मद सुलेमान करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जिस चिल्ड्रन वार्ड में आग लगी उसे नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा था। उससे पहले ही ये दर्दनाक हादसा हो गया। कई लोगों को स्ट्रेचर से बाहर निकालकर दूसरे अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे के पीछे अलग अलग वजह बताई जा रही है। कुछ लोगों ने सिलेंडर या फिर वेंटिलेटर में ब्लास्ट होना बताया। वहीं शॉर्ट सर्किट की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है। कमला नेहरू हॉस्पिटल के शिशु वार्ड में जिसमें आग लगी थी, उस वार्ड के अंदर करीब 40 बच्चे ICU में भर्ती थे। उनमें से 4 बच्चों की दुखद मौत हो गई है। मौत पर CM शिवराज सिंह चौहान ने परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की बात कही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि परिजनों का जो है, उनके माता पिता या बच्चों के जो घर वाले हैं, उनका हुजूम लगा हुआ है। उनके भी सब्र का बांध टूट चुका है। वो परिजन बच्चों से मिलना चाहते हैं। लिहाजा विश्वास सारंग जो चिकित्सा मंत्री हैं, उन्होंने 4 बच्चों के डेथ की बात कही है और साथ ही उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। विश्वास सारंग चिकित्सा मंत्री, उनका कहना है कि इस मामले की जांच जो है ACS हेल्थ मोहम्मद सुलेमान करेंगे। लापरवाही किसकी रही, क्या रही, ये अभी तक किसी ने इन्होंने क्लियर नहीं किया है। लेकिन आगजनी का कारण जो है शॉर्ट सर्किट बताया। ये जो मामला था, इसको लेकर कितनी डेथ जो बताई जा रही है सर? 4 बच्चों को हम नहीं बचा पाए। 4 की डेथ। और कितने कैजुअल्टी हैं अभी जो बच्चे हैं अंदर? 4 है, 36 बच्चे सुरक्षित। जैसा कि इन्होंने जो बताया कि 4 बच्चों की कैजुअल्टी हुई थी और करीब 36 बच्चे जो अभी सुरक्षित हैं, जिनका इलाज अभी ICU वार्ड में किया जा रहा है। कैमरामैन बीरेन नागर के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारी सहयोगी नीलम से, जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। नीलम, भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में कल दुखद भरा हादसा हुआ है। 4 नवजातों की मौत हो गई है। क्या कुछ ताजा अपडेट, कुछ खुलासा हो पाया कि आग कैसे लगी, क्या कुछ कारण रहे? ताजा अपडेट बताइए। जी आकांक्षा, कल देर रात ये आग का यहाँ पर हादसा हुआ है कमला नेहरू वार्ड में, जहाँ पर शिशु जो है वार्ड बना हुआ है, पीडियाट्रिक वार्ड। और चश्मदीदों के मुताबिक धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए रेस्क्यू में भी काफ़ी दिक्कतें हुई। अभी तक जो जानकारी सामने आई है, करीब 40 शिशु जो हैं वो वार्ड में भर्ती थे, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है और 36 जो बच्चे हैं उन्हें दूसरे मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। इस दौरान यहाँ पे जो स्टाफ था, उनके झुलसने की भी खबर आई है। मैं यहाँ पे जो चश्मदीद कल देर रात में उपस्थित थे, उनसे ही बात करने की कोशिश करूंगी कि ये हादसा कैसे हुआ था भैया, क्या कुछ हुआ था यहाँ पे? मैडम, मैं शाम को 6 बजे अपने बच्चे को देख के गया था। ठीक ठाक था बच्चा। और शाम को 6 बजे के बाद फिर मैं खाना लेने चला गया। मेरी माताजी यहाँ पे थी। मैं खाना लेने गया, लौट के आया तो ये हादसा हो गया था। बताया जा रही है शॉर्ट सर्किट के मारे। और मैंने पूछा मेरे बच्चा कहाँ है, तो 2, ढाई, 3 बजे तक मुझे घुमाते रहिए, इधर आओ, ऊपर आओ, नीचे आओ। फिर बाद में 3 मैडम में निकल के आई, कहना आपका बच्चा कमज़ोरी के मारे डेथ हो गई उसकी। और लापरवाही इन लोगों की ये थोप रहा है हम लोगों पे। और बता रहा है 4 बच्चे, कितने ही बच्चों की मौत हो चुकी है। खुलासा अभी तक हुआ नहीं। ये भी खड़ी हुई है। दी देखिए, यहाँ पर जब आग नहीं लगी थी तब हम लोग बाहर ही बैठे थे वो ICU के। तब
अंदर सिस्टरों की लड़ाई चल रही थी। सिस्टर और जो गेट पे बैठती वो लोग सब लड़ रहे थे। इसी लड़ाई के दौरान ही आग लगी है। हम लोग जरा यहाँ तक ही आए उठ के और उतने में आग लग गई और हमारे बच्चे अंदर फंस गए। आपको बच्चे से मिलने दिया गया? भी नहीं, ना बता रहे। हमने कहा हम पहचानेंगे, नहीं बता रहे। और लिस्टें जो बच्चों के माँ बाप के नाम की थी वो भी उनने निकाल कर दूसरों के उसमें लगा दिए। पूरे कागज निकल गए थे बच्चों के। जब हम लोग गए थे हमारा बच्चा, वो जो रुई से पहुंच रहे थे पूरा हट रहा था, वो पूरा वो जो लिखा हुआ था। तो हम कैसे मानेंगे? हमारे हाथ पर पूरे काले, हमारा बच्चा मर गया है। पूरे काले, वो बता भी नहीं रहे कि मर गया कि जिंदा। बोल रहे बाहर शिफ्ट करे, लेकिन यहाँ से एक भी बच्चा नहीं गया। फिर हमारे बच्चे कहाँ गए? किसी भी बच्चे को नहीं मिलने दिया गया। नहीं मिलने दिया गया। और बच्चे जब यहाँ से गए ही नहीं है तो कौन से बच्चे लाके देंगे मरे हुए? बोले आपके बच्चे दूसरे हॉस्पिटल में खत्म हो गए। हमसे नहीं पूछा कि कहाँ खत्म हुए। हमें बताते ना कि हम यहाँ जा रहे तो हम प्राइवेट ले जाते, या हमसे पहले पूछना था। हमसे बात नहीं करी है और हमारे बच्चों को बस दे दे। ये कह रहे पेपर पे साइन करो और बच्चे ले जाओ। हम क्यों करें साइन? हमें क्या पता क्या लिखा है पेपर में? हमें नहीं चाहिए वो। हमें हमारा बच्चा चाहिए जो हम पहचानेंगे, डीएनए टेस्ट करवाएंगे हमारे उसके पापा का और उनका, तब हमारा बच्चा चाहिए। हमें दिखाने का बोला तो तुम्हारा बच्चा अब ले लेना है। इतना झगड़ा हुआ उन्होंने। तुम्हारा बच्चा अब तुम जिंदा ले ही लेना। सिस्टर बोल रही थी। अब सब रोते हुए जाएंगे, बोले यहाँ से तुम्हारा बच्चा तुम ले लेना। झगड़ा करते हुए बाहर निकाल दिया। तो हुई थी ना वहाँ पर। आप लोग को ये जानकारी नहीं दी कि बच्चे कहाँ शिफ्ट किए गए? नहीं दी अभी तक नहीं दी। मैम। 8 बजे हुआ है ये हादसा और कह रहे 9 बजे हुआ है। 8 बजे से लेकर 10 बजे बच्चों को निकाला गया है। जब तक बच्चों का दम घुटा या क्या किया पता नहीं है। तो आकांक्षा, देखिए यहाँ पे जो चश्मदीद हैं इनमें से कुछ जो है उन बच्चों के माता पिता भी है जिन बच्चों की कल मौत की खबर आई है, और जो जिन बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है अब तक उन्हें कहाँ शिफ्ट किया गया है इसकी जानकारी भी बच्चों के माता पिता को नहीं दी गई है। ये रात भर से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं इस जानकारी के लिए कि इनका बच्चा कहाँ पर भर्ती है, इसकी जानकारी इन्हें दी जाए। पर अब तक अस्पताल प्रबंधन की ओर से या चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से ये जानकारी माता पिता तक नहीं पहुंची। और आप देख सकते हैं कि ये सब कल रात से ही यहीं पर मौजूद है, लगातार इस जानकारी के कोशिश कर रहे हैं पाने के लिए कि उनका बच्चा कहां पर भर्ती है। ये जानकारी जो अभी तक आ रही थी कि 36 बच्चों को दूसरे मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया गया है, पर किस मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया गया है या किसी दूसरे अन्य अस्पताल में शिफ्ट किया गया है ये जानकारी अब तक दी नहीं गई है, और जिसके कारण जो है माता पिता फिलहाल अभी परेशान है। और इस पूरे घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए गए हुए, और आज कुछ नया क्या अपडेट निकल के आता है ये अधिकारियों के यहाँ आने के बाद ही देखा जाएगा, क्योंकि कल जब ये घटना हुई थी तो धुआं इतना ज्यादा हो गया था कि रेस्क्यू में सबसे ज्यादा दिक्कतें हुई थी। रेस्क्यू के बाद कल देर रात तक यहाँ पर अधिकारी मौजूद थे, पर जो फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी वो यही आ रही है कि शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से यह हादसा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उच्च स्तरीय जांच में क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पूरी घटना पर दुख जताया है, और जो बच्चे मृत हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी बात कही है। आकांक्षा, बिल्कुल नीलम, दुख जरूर व्यक्त किया गया है, मुआवजा देने की भी बात कही गई है, लेकिन जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है वो दुख शायद कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं मिटेगा। नीलम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार के हैरान करने वाली बातें परिजन यहाँ पे बता रहे हैं कि कल रात से उनके बच्चों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना ही मिलने दिया गया और ना ही बताया जा रहा है कि आखिर उनके बच्चों को कहाँ शिफ्ट किया गया। इसके साथ ही उस नर्स का ये बड़ा बयान कि अब तुम अपने बच्चों से मिल ही लेना, तो समझा जा सकता है कितना बड़ा हादसा होता है, लापरवाही होती है, उसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन का रवैया जस का तस रहता है, संवेदना नहीं है, ऊपर से धमकाया जा रहा है। जी बिल्कुल आकांक्षा, जी आकांक्षा, ये बिल्कुल लापरवाही भरा रवैया ही हम कहेंगे कि कल देर रात से माता पिता यहाँ पर इस बात की जानकारी लेने में जुटे हुए हैं कि एक बार ही सही उन्हें इस बात की जानकारी मिल सके कि उनका बच्चा जिंदा भी है या नहीं, और अगर वो जिंदा है तो वो कहाँ भर्ती है। बहुत छोटे बच्चे यहाँ पर भर्ती थे, कुछ नवजात शिशु भर्ती थे, कुछ बच्चे जो है वेंटिलेटर पर भी थे, और आप देख सकते हैं जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही अपने दर्शकों को दिखाया था कि ये परेशान है, इन्हें नहीं जानकारी दी जा रही है कि बच्चा कहाँ, और इस तरीके से स्टाफ का रवैया कि अब आप देख लीजिए धमकी भरा रवैया है, तो बेहद लापरवाही जनक इसको हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जहां माता पिता बिल्कुल परेशान है कि उनके छोटे बच्चा कहां पर है, जिंदा है नहीं है, अगर है तो क्या स्थिति उस बच्चे की है। तो अब देख सकते हैं कि लगातार ये रात भर से, और राजधानी में ठंड इतनी तेज पड़ रही है, और ठंड में यहाँ पे बेचारे कैंपस में ही मौजूद हैं कि जानकारी दी जाए। और अब देखिए सुबह का 7 बज गया, पर फिलहाल इनको अब तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है, और ये इंतजार में है कि कब अस्पताल प्रबंधन से कोई आए और इन्हें बताए कि इनका
बच्चा कहाँ पर भर्ती है? आकांक्षा। बिल्कुल नीलम, सोच से परे है कि इनका दुख समझ पाना कि इन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है या इनके बच्चे सुरक्षित है, इसके बारे में अस्पताल प्रबंधन की तरफ से अभी तक इनको कोई जानकारी नहीं दी गई है। चलिए उम्मीद करते हैं कि जहां भी इन बच्चों को शिफ्ट किया गया हो, 4 बच्चों की तो मौत हो ही चुकी है, बाकी सभी जो बच्चे हैं वो सुरक्षित होंगे। आप नजर बना के रखिएगा नीलम, देखते हैं क्या कुछ जांच में निकल करके सामने आता है, क्या कुछ खुलासा होता है और कब तक इन परिजनों तक जानकारी पहुंचाई जाती है। शुक्रिया नीलम पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। देवास के कॉलोनी बाग स्थित एक मेडिकल स्टोर में आग लगने से लाखों रुपए की दवाइयां जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों ने अगर आग पर समय पर काबू नहीं पाया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं आग लगने की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। मेडिकल संचालक के मुताबिक आग से करीब 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आप शिवा होटल के जस्ट पीछे वेद मेडिकल है, वहाँ पर आग लगी थी। वहाँ पर आग बुझाना है और फायर ब्रिगेड 5 मिनट पहुँच गए। 5 मिनट में आग को काबू कर लिया। वहाँ पर देवी मेडिकल पे आग लगी थी और वहाँ लाखों का नुकसान हुआ है और मौके पर शासन प्रशासन द्वारा व्यवस्था तुरंत की गई, इस आग पे काबू किया गया और साथ ही कोई जनहानि नहीं हुई। बीएसपी में हुए एक बड़े हादसे में 6 कर्मचारी घायल हो गए हैं। बीएसपी के एमआरडी स्लैग यार्ड नंबर 2 में मरम्मत का काम चल रहा था और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। घायल कर्मचारियों का इलाज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जारी है। दरअसल मेंटेनेंस कार्य करते समय ठेका श्रमिक और संयंत्र कर्मी पिघलते हुए लोहे की छींटों की जद में आ गए। बीएसपी प्रबंधन के मुताबिक इस हादसे में 6 कर्मचारी घायल हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। बीएसपी प्रबंधन भी इस हादसे की जांच में जुट गया है और सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, आज सीएम भूपेश बघेल कई आयोजनों में शामिल होने वाले हैं, कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आज दिशा समिति की बैठक होने वाली है, उसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे और शाम 7:30 बजे पंडरी में व्यापारी संघ की तरफ से खास आयोजन किया जा रहा है, उसमें भी सीएम भूपेश बघेल शिरकत करने वाले हैं। व्यापारी संघ ने सम्मान समारोह का आज आयोजन किया है, उसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक कल दुर्ग के राजीव भवन में होने वाली है। इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आज शाम 4:30 बजे रायपुर पहुंच जाएंगे। शाम 6 बजे सर्किट हाउस में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का, चंदन यादव समेत सभी कांग्रेस जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद पहली बार कार्यकारिणी की बैठक राजधानी रायपुर से बाहर हो रही है। उन्होंने बताया इस बैठक में आगामी नगरीय निकाय चुनाव, महंगाई और कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा होने वाली है। मरकाम ने कहा कि इस बैठक से पहले नेहरू जी के आधुनिक भारत पर व्याख्यान होगा। बैठकों की तैयारी का जायजा लेने के लिए दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल राजीव भवन भी पहुंचे हुए थे। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस महासचिव पीएल पुनिया सहित प्रदेश के सभी पदाधिकारी और सभी 34 जिलों के कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल होंगे। पहली बार कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और नगरीय निकाय जो चुनाव संभावित है उसकी तैयारी, सदस्यता अभियान और महंगाई को लेकर पूरे प्रदेश में हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर चर्चा होगी। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का, बात करेंगे हमारी सहयोगी प्रिया से। प्रिया, जानकारी दीजिए आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है? अब बिल्कुल प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया जो हैं वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। शाम 4:30 बजे वो राजधानी रायपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद शाम 6 बजे सर्किट हाउस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। इसके बाद कल एक बड़ी बैठक जो है प्रदेश कार्यकारिणी की वो आयोजित की गई है भिलाई में, उसमें वे शामिल होंगे। उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, तमाम प्रदेश के तमाम वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो लगातार सक्रिय हैं वो सभी शामिल होंगे। प्रदेश
में अब चुनावी मोड जो है वो लगभग तैयार होने को है और किस तरीके से चुनाव में काम करना है, किस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल खासकर प्रदेश में तैयार किया जाना है, इन तमाम विषयों में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो विवाद की स्थिति रह रहकर कांग्रेस में सामने आती है और खुलकर सामने आती है तो उस पर किस तरीके से रोक लगाया जाए, इसको लेकर भी विस्तार से चर्चा की जा सकती है। कल ये बैठक है और जब से सरकार बनी है तब से लेकर ये पहली बार है कि प्रदेश कार्यकारिणी की इतनी बड़ी बैठक रायपुर छोड़कर किसी अन्य जिले में हो। कल ये बैठक भिलाई में रखी गई है और इसमें कई मुद्दे हैं जिनमें विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आज कृषि विभाग की 2 बड़ी बैठकें हैं। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे नया रायपुर मंत्रालय स्थित ये बैठक लेंगे। इसमें रबी की जो फसल है उसका जो 21 साल 2021-22 है उसमें रकबे को किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से उसके रकबे में जो लाभ है वो और बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद 3 बजे से जल संसाधन विभाग की बैठक की जाएगी। इसमें सिंचाई योजनाएं जो है कब तक कहां तक काम इनका हो पाया है, कई ऐसी परियोजनाएं हैं सिंचाई विभाग की जो परियोजनाएं हैं जिन पर काम चल रहा है तो उनका काम कितना हो पाया है और क्या स्थितियां हैं ये अभी फिलहाल, इस पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आज छठ का दूसरा दिन है। आज के दिन खारन जो है वो रहता है और छठ का दूसरा दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है। 4 दिन तक लगातार छठ का पर्व चलेगा। इसके अलावा राजधानी रायपुर में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे। कई ऐसे कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं। दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक सर्किट हाउस में एक बैठक रखी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसमें शामिल होंगे। उसके बाद शाम 7:30 बजे पंडरी के व्यापारी संघ के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो ये तमाम खबरें हैं आकांक्षा, जिस पर IBC 24 दिन भर अपने दर्शकों को अपडेट देता रहेगा। शुक्रिया प्रिया पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से बस स्टैंड शिफ्टिंग को लेकर आज बड़ी बैठक होने वाली है। कलेक्टर, SP और निगम कमिश्नर की बस ऑपरेटरों के साथ बैठक होगी। आखिरी अल्टीमेटम देने के लिए बैठक बुलाई गई है। निगम और जिला प्रशासन 12 नवंबर को शिफ्टिंग की तैयारी कर रहा है। बस मालिकों को शिफ्टिंग के लिए 3 बार अल्टीमेटम दिया जा चुका है। तो बस स्टैंड शिफ्टिंग को लेकर आज बड़ी बैठक होने वाली है। कलेक्टर, SP और निगम कमिश्नर बस ऑपरेटर्स के साथ आज बड़ी बैठक करेंगे और बस ऑपरेटर्स को आखिरी अल्टीमेटम दिया जाएगा। 12 नवंबर को शिफ्टिंग की तैयारी है निगम और जिला प्रशासन की और इससे पहले बस ऑपरेटर्स को, बस मालिकों को शिफ्टिंग के लिए 3 बार अल्टीमेटम दिया जा चुका है और इस लिहाज से आज की ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। कोरोना संक्रमण के बाद रायपुर जिले में करीब 2 साल बाद आज से कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। जनदर्शन हर मंगलवार दोपहर 1 बजे से कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में होगा, जहां रायपुर जिले के नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर सौरभ कुमार के सामने जा सकेंगे, उनसे बात कर सकेंगे। कलेक्टर ने अपील की है कि जनदर्शन में कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें। कलेक्टर सौरभ कुमार ने मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जिले में कानून और व्यवस्था की नियमित समीक्षा बैठक के लिए भी मंगलवार का दिन निर्धारित किया है, जिसमें पुलिस अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की जाएगी। नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी की तर्ज पर कवर्धा जिले में रामचुआ हरमो में एक और जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा। ये जंगल सफारी प्राकृतिक वन संपदा को बिना नुकसान पहुंचाए 191 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित किया जाएगा। जंगल सफारी में वन्य प्राणियों और आने वाले पर्यटकों के लिए नवीन एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपने शासकीय निवास कार्यालय में रामचुआ हरमो क्षेत्र में प्रस्तावित जंगल सफारी परियोजना के संबंध में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्राकृतिक वन संपदा को नुकसान पहुंचाए बिना जंगल सफारी का निर्माण किया जाए। वन मंत्री अकबर ने बैठक में बताया कि प्रस्तावित नवीन जंगल सफारी को भोरमदेव मंदिर सहित अन्य पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक धरों के साथ जोड़कर एक सर्किट बनाया जाएगा। इस जंगल सफारी में शेर, चीता, सफेद शेर, भालू, हिरण, सांभर, नीलगाय सहित अन्य पशु पक्षी के लिए अलग अलग सफारी का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य पर लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सूफी गायक और संगीतकार मदन सिंह चौहान को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें फोन पर बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौहान ने अपना पूरा जीवन संगीत साधना के लिए समर्पित कर दिया। उनकी इस उपलब्धि से पूरा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित है। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली आयोजित समारोह में मदन सिंह चौहान को पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया। चौहान को साल 2020 के लिए कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया है।
तो पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं मदन जी और जीवन संगीत में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और इस उपलब्धि के लिए सीएम भूपेश बघेल ने खुद उन्हें फोन किया और फोन करके उन्हें शुभकामनाएं दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।